आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूं अशरफ अली बस्तवी। हिंदुस्तान को चुनाव का देश कहा जाता है और यहां साल भर किसी न किसी तरह के चुनाव होते रहते हैं। बीजेपी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर के अलग तरह की चर्चा देश में हो रही है। ये अलग मौजू है, इस पर कभी अलग से बात की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड के हालिया चुनाव से फारिग होने के बाद सभी पार्टियों की निगाहें अब दिल्ली पर हैं, दिल्ली विधानसभा पर हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली विधानसभा पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अब तीसरी बार आम आदमी पार्टी एक तरह से हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है और कोशिश करती देखी जा रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने सभी उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। 42 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो पिछली विधानसभा में भी एमएलए रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और सीटों पर नए उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो इल्जाम दीगर पार्टियों पर लगते हैं कि पार्टी छोड़कर आने वालों को टिकट देना, दूसरी पार्टी से रातों रात आने वालों को पार्टी ज्वाइन करा करके उन्हें टिकट देना, ये तमाम इल्जाम अब आम आदमी पार्टी पर भी लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार अमानतुल्लाह खान को नाम उम्मीदवार बनाया है। ये नाम जैसे ही ऐलान हुआ तो ओखला में मिला जुला असर देखने को मिला। ओखला में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं में अलग अलग तरह की बहस शुरू हो गई। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के इस फैसले से खुश थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी नजर आए जो आम आदमी पार्टी के इस फैसले से नाराज भी दिखाई दिए, जिसमें महमूद का नाम सरफहरिस्त है, जो बहुत ही जुझारू युवा नेता के तौर पर हमेशा देखे गए हैं आम आदमी पार्टी में। जब से आम आदमी पार्टी बनी 13 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ दिन रात लगे रहे, और लेकिन आखिरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद अपने आप को पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया, जो आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में एक चैलेंज वाला हो सकता है। दूसरी जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, अभी इनके यहां से मुकम्मल लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। कांग्रेस का जो ओखला का उम्मीदवार है वो भी तय नहीं हो पाया है, कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है। इस दरमियान ये भी खबर आई कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है, उनकी जो दिल्ली यूनिट है वो भी चुनाव मैदान में उतरेगी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो 2008 में बटला हाउस इनकाउंटर के बाद वजूद में आई थी, सुनने में आया है कि वो भी दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारने के पर तौल रही है। आने वाले दिनों में कौन कौन सी पार्टियां मैदान में होंगी और किसके कितने उम्मीदवार होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत सारे नाम लोगों के सामने आएंगे। अब उस वक्त लोगों को ये तय कर पाना कि कौन हमारे लिए बेहतर होगा, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। कई बार पार्टियों का अपना जो असर होता है उसके असर में लोग वोट देते हैं। कई बार उम्मीदवारों की जो अपने काम होते हैं उनको लेकर के लोग वोट देते हैं, उनकी छवि होती है। इस बार ओखला के वोटर क्या देखेंगे, क्या देख करके वोट देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में ओखला में कितने ऐसे काम हुए हैं जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, और कितने ऐसे काम अभी तक नहीं हो पाए, ये भी ओखला के लोगों को देखना होगा। और साथ ही साथ हिंदुस्तान का जो सियासी सिनेरियो है उसमें यहां पर खासतौर से दिल्ली भर में क्या फैसला लेना है यहाँ के वोटर्स को, ये भी मेरा ख्याल है कि सबके जहनों में होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार फिर कमोबेश सीटों के साथ सरकार बना पाएगी या उसका मुतबादिल कोई और पार्टी लेगी। बीजेपी जो काफी दिनों से दिल्ली से बाहर है, दिल्ली में सरकार से बाहर है, और देश की मुख्तलिफ स्टेट्स में वो बड़ी मजबूती के साथ कई स्टेट्स में सरकार बना चुकी है, सरकार बनाई जा रही है, वो दिल्ली में अब तक नाकाम रही है। इस बार तीसरी बार फिर वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस जो 2012 से सत्ता से बाहर हो गई है, उसके बाद उसकी वापसी अभी तक किस तरह से हो पाएगी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी ला रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और किस तरह से उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो स्पेस घेर लिया है उस स्पेस में कांग्रेस अपना स्पेस छोड़ा पाए उनसे, ये उनके लिए एक चैलेंज है। मैंने एक इंटरव्यू देखा अमानतुल्लाह खान साहब का, टिकट मिलने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो गोया जो एक तरह से माफी तलाफी का जो उनका अपना स्टाइल है
वो उसमें वो आ गए हैं और खुल्लम खुल्ला वो चैनलों पर और ऐसे भी हर जगह लोगों से पब्लिक मीटिंग्स में भी वो खुल करके माफी मांग रहे हैं। अब उनकी माफी ओखला की जनता कितना कबूल करती है ये तो नतीजे बताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस, ओखला में कांग्रेस मजबूत जरूर हुई है। खासतौर से 2022 का जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ था उसमें पूरी दिल्ली में कांग्रेस एक तरह से उभर करके आई थी, कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। इससे पूरी दिल्ली के अंदर और खासतौर से ओखला में एक रिवाइवल, कांग्रेस के रिवाइवल की बात लोग करने लग गए थे। लेकिन इस बार क्या वाकई में जो 2022 की सिचुएशन थी वो रिपीट होगी और उससे आगे की चीज कुछ होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल एक बात सिर्फ वोटर्स को समझने की है, वो ये कि वोट देना आपका अधिकार है और आपको घर से निकल करके आपको हर हाल में, हर सूरत में आपको वोट करना है और करना चाहिए। वोट करने से पहले आप उम्मीदवार का चुनाव किस तरह से करेंगे इसके बारे में आपको गौर फिक्र करना चाहिए। जज्बात में आए बगैर सोचना चाहिए। आप सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि जब कभी आप कोई सिम खरीदते हैं और वो कंपनी अगर आपको इंटरनेट सर्विसेज, कॉल की, एसएमएस की, जो भी सुविधा देने का वो ऐलान करती है, आपको कमिटमेंट करती है, अगर उस कमिटमेंट पर वो खरी नहीं उतरती तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपनी वो पूरी की पूरी जो स्कीम है वो उसे लेने की पूरी कोशिश करते हैं। वोट एक बहुत ही अहम अधिकार है जो आप किसी एक शख्स को देते हैं, अपनी ताकत देते हैं जमहूरियत में, और आपकी उस ताकत से वो 5 साल तक आपका एमएलए या एमपी बनता है या जो भी जिस भी ओहदे के लिए वो चुना जाता है। उसके बाद वो सदन में जाता है, डेवलपमेंट के काम करना, आपके लिए कानून बनाना, कानून साजी करना उसका काम होता है। जिस काम के लिए आपने उसे चुना था, अब ये वक्त आ गया है कि आप उसका एहतसाब करें, जाने समझें कि उसने जिस वादे दावे के साथ आपसे वोट मांगा था उस वादे और दावे पर वो कितना खरा उतरा। अगर वो खरा उतरा है तो आप उसे वोट दोबारा करें, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी होने चाहिए। जिस उम्मीदवार को चुनने जा रहे हैं, पहले ही आपने उसे चुना था, तो दोबारा अगर आप चुन रहे हैं तो आप ये सोचें और जानें और गौर करें कि क्या उन्होंने अपने किए गए वादे और दावे को डिलीवर किया है, और अगर किया है तो आप उन्हें मौका दें, और अगर नहीं तो जो दूसरे मुतबादिल आपके सामने हैं उनके सामने आप अपना एजेंडा एक रखें कि अगर वो जीत करके आते हैं तो आपके लिए वो क्या करेंगे, इस पर उन्हें कन्विंस करें, उसके बाद ही उन्हें वोट दें। और जब उन्हें वोट दे दें और वो जीत कर आ जाए तो पूरे 5 साल तक उनसे एक तरह से वो काम लेने की कोशिश करें। हमने ओखला में देखा कि पिछले 2 महीने से एक सरगर्मी नजर आई एमएलए साहब की तरफ से। अब हर जगह वो मिल रहे हैं और लोगों से माफी भी मांग रहे हैं, दोस्तियां भी बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा इसी ओखला के अंदर कि छोटे छोटे मामले के लिए लोगों ने फोन कर करके, मैसेज कर करके उनके मोबाइल भर गए रोजाना सुबह शाम। लेकिन 100-100 मीटर, 200-200 मीटर के रास्ते 3-3 साल तक उखड़े पड़े रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया, और अगर जवाब मिलता भी था तो बहुत ही लापरवाही भरा जवाब मिलता था। ऐसे मोहल्ले आपको मिलेंगे जहां आपको सालों डेवलपमेंट के काम को रोक के रखा गया, खोद करके रखा गया, और ये सारे काम इन्हीं जनप्रतिनिधियों के जानिब से किए गए हैं। तो जब आपसे वोट मांगने के लिए वो आए तो आपको वो तमाम वादे और दावे याद दिलाना चाहिए, उनका सख्त एहतसाब लेना चाहिए, क्योंकि ये ताकत आपकी है जो वोट की शक्ल में आप उन्हें देते हैं और 5 साल तक वो फिर आपके ऊपर उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बजाय इसके कि उन्हें सदन में जाकर के सरकार से आपके लिए डेवलपमेंट का काम टाइमली ला करके करना चाहिए, इसके बजाय वो आप पर ही उन ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। आपको शऊर के साथ वोट करना है, बेखबरी के साथ वोट नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।